बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मान के चल रहा हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सब एक साथ मिलजुल कर फाइट कर रहे हैं और हम सब मुसीबत को इकट्ठे टैकल करके इस मुसीबत को पार कर जाएंगे। आज मैं आप सबके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहा हूं और वीडियो का टॉपिक आप सबके साथ पहले ही समक्ष पेश हो चुका है कि आज हम जो डिफरेंट कंफ्यूजिंग टर्म्स थी जीएसटी के अंदर, सर नील रेट क्या होता है, नॉन जीएसटी क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, जीरो रेटेड क्या होता है, हम इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है? सर अगर इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे नील रेटेड हो गया, सर इसको कहाँ दिखाते हैं रिटर्न्स के अंदर? कौन सी रिटर्न सर? जैसे हमें कहूँ 3B में कहाँ दिखाते हैं, जीएसटीआर 1 में कहाँ दिखाते हैं, 9 में कहाँ दिखाते हैं, 9C में कहाँ दिखाते हैं? ये सब एक कंफ्यूजन का एस्पेक्ट बना हुआ है और कहीं ना कहीं थिन लाइन डिफरेंस है सर, या इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। ये हमें सोचना होगा। आज हमारी वीडियो का चर्चा सर यही है। इससे पहले मैं आगे वीडियो को बढ़ाऊं सर, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this video, and also subscribe my channel and press the bell icon below so that you are aware of all the recent videos uploaded from time to time and you are intimated, notified from time to time as soon as the video gets uploaded। यानी कि आप वीडियो को नीचे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सर। ये देखिए सर, आज हमारा चर्चा कहाँ घूमेगी सर, किसके आसपास मंडराएगी? सर ये टर्मिनोलॉजीज, एग्जेम्प्ट क्या होता है, नॉन जीएसटी क्या होता है, नॉन टैक्सेबल क्या होता है, नील रेट क्या होता है, जीरो रेट क्या होता है, 0% क्या होता है, नेगेटिव लिस्टेड क्या होता है? सर बहुत कंफ्यूजन है सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर क्या होता है, आज हमारी डिस्कशन कहाँ घूमेगी? ये 10 टर्मों के बीच घूमेगी सर। क्या? नॉन जीएसटी क्या होता है, नॉन टैक्सेबल क्या होता है, एग्जेम्प्ट क्या होता है, नील रेट क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट क्या होता है, नो सप्लाई भी कोई टर्म होती है क्या सर? जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है? क्या सर कोई ऐसी सप्लाई है जो 0% में होती है? सर फिर मैं पूछता हूँ डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, मर्चेंट एक्सपोर्ट स्कीम क्या होता है? चलिए इससे पहले मैं आगे बढ़ू, थोड़ी सी दो चार डेफिनेशंस मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है सो दैट हमारी जब डिस्कशन कंक्लूजन की फेज पे पहुंचती है तो हमें पता हो कि हम सर ये चर्चा कर क्यों रहे थे। क्यों सर एग्रीगेट टर्नओवर का ये हिस्सा बनती है या नहीं बनती? सर ये जो टर्मिनोलॉजी स्क्रीन पे लिखी है, कौन सी टर्म, कौन सी टर्नओवर, कौन सी सप्लाई मेरी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्लब की जाएगी, जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी, इस पे चर्चा करनी है सर। उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं सर इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका मिलेगा, उसकी भी चर्चा इसी के अराउंड घूमेगी सर। चलिए सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये मेरा सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है सर। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। सर पीले रंग से हाईलाइटेड किया हुआ है सर, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी सर, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी जोड़ी जाएंगी सर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस भी जोड़े जाएंगे और हद बात सर ये है सारा पैन बेस जोड़ा जाएगा सर। पैन बेसिस पे जोड़ा जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। तब जाके इसका सर क्लब करके कंसोलिडेट लेवल पे चेक करूंगा व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। सर अभी भी ये नहीं समझ आता कि एग्रीगेट टर्नओवर देखनी क्यों होती है। सर एग्रीगेट टर्नओवर के आसपास चर्चा करनी क्यों है सर? एग्रीगेट टर्नओवर से क्या पता चलता है सर? क्या आपका ऑडिट एलिजिबल है या नहीं? एचएसएन आपको कितने दिखाने हैं सर? ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं, आई एम जस्ट इन्यूमरेटिंग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आपके सामने कि आपको कहां कहां एग्रीगेट टर्नओवर का यूज होता है सर। माइट भी आप एक चीज ध्यान देंगे सर, आगे जो मैं टर्म रख रहा हूं आपके सामने वो है एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर मैंने क्या बोला? एग्रीगेट टर्नओवर में सबसे पहले तो टैक्सेबल सप्लाई आ गई। दूसरी मैंने आपसे क्या बोला? एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? मींस विच आर attracting nil rate of tax or which are wholly exempt as per section 11 or 6 of IGST Act and includes non taxable supply। सर एग्जेम्प्ट के अंदर होली एग्जेम्प्ट भी आता है, नील रेट भी आता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है। सर इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूजन। फिर आगे आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। सर आगे देखिए, मैंने पूछा फिर सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। सर अंडर दिस एक्ट अगर कोई चीज लेवी नहीं हो सकती उसको मैं बोलता हूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है? सर टैक्सेबल सप्लाई उसका उल्टा होता है सर, विच इज लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। यानी कि सर जो चीज नॉट लेविएबल है वो नॉन टैक्सेबल हो गई, जो सर लेविएबल है वो टैक्सेबल सप्लाई हो गई। सर आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सर व्हाट इज नॉन जीएसटी सप्लाई? सर नॉन जीएसटी सप्लाई मेरे लिए सबसे पहली बार मुझे टर्म दिखी जिस दिन मैंने जीएसटीआर 3B को देखा सर। जब मैंने जीएसटीआर 3B को देखा सर, वहां पर दिखता है कि वो आपसे नॉन जीएसटी सप्लाई मांगने लगा सर।
उस समय सर एक कंफ्यूजन का एरा, एक कंफ्यूजन का फेज, एक कंफ्यूजन का दौर चला जब लोगों ने डिस्कशन शुरू करी कि भाई नॉन जीएसटी सप्लाई का मतलब होता है हर वो सप्लाई जो पीएनएल के डेबिट में आ रही हो। सर ध्यान से देखेंगे, डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, फिर कुछ कंक्लूजन बनाएंगे आज। सर नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होता है, ध्यान से समझिए, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। सर वो सप्लाई तो होती है, सर सप्लाई तो होती है बट लेविएबल टू टैक्स नहीं होती। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो क्या बोलता है सर, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सर नीचे सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, एक सेकंड होल्ड पे रखेंगे। सर यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाई एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर क्या होता है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लेविएबल नहीं होता है, यानी कि जीएसटी लेविएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये नॉन जीएसटी सप्लाई में तो पक्का आ गई। सर सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 देख लेते हैं एक बार, सेक्शन 2 देखते हैं क्या लिखा है सबसेक्शन 2 में। वहां लिखा है द सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रो क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन फ्यूल, इन सब पे उस दिन से जीएसटी लगेगा जिस दिन से जीएसटी काउंसिल रेकमेंड कर देगा और गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। यानी कि लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी कभी भी नहीं लग सकता। हाउएवर मेरे ये जो 5 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लिखे हैं, ये 5 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पे उस दिन से जीएसटी लग जाएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल हमारा रिस्पेक्टिवली इसको रेकमेंड कर देगा और गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। तो समझिए आज सर नॉन जीएसटी सप्लाई क्या हुई, दो ही किस्म की सप्लाई है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोकेमिकल, वो 5 प्रोडक्ट्स। सर अब आता हूं इनकी डिस्क्लोजर्स पे। सर नॉन जीएसटी सप्लाई, सर अगर आप नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं यानी कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई इज नॉन जीएसटी सप्लाई, तो ध्यान से देखिए उसको जीएसटीआर 1 में आपको कहां दिखाना होता है, सर आपको उसको दिखाना होता है जीएसटीआर 1 के टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर 4 में। यानी कि जीएसटीआर 1 के टेबल 8 नंबर कॉलम 4 जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वहां पर आपकी आउटवर्ड सप्लाई दिखेगी, यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो वहां पर दिखेगी। सर अब 3B में कहां दिखाऊं इसको? सर 3B में ध्यान से देखेंगे, 3B में आपका टेबल नंबर 3.1 के ई पॉइंट के अंदर, यहां पर ई सेल के अंदर आपकी नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई डलती है सर। यानी कि मैं अगर आपसे बोलूं तो टेबल नंबर 8 कॉलम नंबर 4 ऑफ जीएसटीआर 1 और टेबल नंबर 3.1 का सेल नंबर ई दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा सर ध्यान से देखेंगे, मेरे पास एक क्रिटिकल और चीज है 3B के अंदर, इनवर्ड सप्लाई भी लिखनी होती है सर। आपने अगर आपने कोई लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन खरीदा है जो आपके एक्सपेंस पे दिख रहा है, या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पांचों में से कोई एक खरीदे हैं, तो आपको टेबल नंबर 5 के अंदर सेपरेटली उसको भी डिस्क्लोज करना है सर। यानी कि मैं बोलूं तो आपको नॉन जीएसटी सप्लाई के केट में आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी दोनों डिस्क्लोज करनी होती है। चलिए अब आता हूं सर जीएसटीआर 9 में वो कहां दिखती है, यानी कि एनुअल रिटर्न में सर टेबल नंबर 5 के एफ सेल के अंदर मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई दिखती है। सर 9C के अंदर कहां दिखाता हूं? सर 9C के टेबल नंबर 7 के बी के अंदर व्हेन आई एम डूइंग द रिकंसिलिएशन, उसका भी एक एक्सप्रेसिव सेल दिया गया है। चलिए सर अब आगे ध्यान से देखिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, ये कहता है कि नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए एक सर्कुलर आया हुआ है सर, सर्कुलर 45/19/2018 दैट इज डेटेड 30th May 2018। ये कहता है कि अगर आप ध्यान से समझिए, ये कहता है इट हैज बीन क्लैरिफाइड that in respect of refund claims on account of export of non-GST and exempted supply, there is no requirement to take LUT। सर आपको इसमें LUT लेने की नेसेसिटी नहीं है। ध्यान से देखिए, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ नॉन जीएसटी नेचर। सर मैंने आपसे बोला आउटवर्ड सप्लाई तो दिख रही है 9(9)(c) के अंदर, इनवर्ड सप्लाई नॉन जीएसटी वाली कहीं पर भी नहीं दिख रही। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, वो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस करी, सबसे पहले नॉन जीएसटी। सर नॉन टैक्सेबल क्या होती है, मैंने आपसे भी डेफिनेशन पढ़ाई थी सर 2 सेकंड पहले। मैंने आपसे क्या बोला सर, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। सर तो क्या फर्क हुआ दोनों के अंदर सर, नॉन जीएसटी और नॉन टैक्सेबल में? सर नॉन जीएसटी और नॉन टैक्सेबल, मैं कहूंगा नॉन टैक्सेबल इज अ वाइडर एम्बिट एंड इट इंक्लूड्स नॉन जीएसटी आल्सो। सर नॉन जीएसटी ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं थी एक्ट के अंदर, तो इसलिए मैंने ये मान के चला कि वो सप्लाई तो है बट उस पर जीएसटी नहीं लगता। ऐसी कौन सी सप्लाई है, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। तो नॉन टैक्सेबल क्या हुई सर, उसने वही बोला कि जिसपे जीएसटी लेवी ना हो सके। सर ये भी तो नॉन टैक्सेबल ही, नॉन टैक्सेबल के अंदर नॉन जीएसटी भी तो इंक्लूडेड हो गई। लेकिन आप लोग स्क्रीन पर एक चीज देख पा रहे होंगे, लास्ट पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है,
सर इफ द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, मतलब ध्यान से समझिए सर, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इंडिया में हूं, मैंने यूएसए से सामान खरीद के सीधा चाइना में भेज दिया। चलिए सर, आप लोग चाइना से डरते हैं तो अभी बोलते हैं यूएसए से लेकर आपने कहा सर मैंने इसको यूरोप में भेज दिया, तो क्या करूंगा सर, इट इज काइंड ऑफ मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन, इसको इसमें नहीं लिया जाता, इट इज नॉन जुरिस्डिक्शनल, सर इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं हो पाता, अट्रैक्ट नहीं हो पाता, इट इज पार्ट ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। हाउएवर व्हाट सप्लाई आई डिस्कस्ड राइट नाउ, इट इज नाउ बीइंग मेड एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ शेड्यूल 3, यानी कि अभी मैं फ्यूचर डिस्कशन करूंगा जैसे आपके साथ अभी, तो आपको दिखेगा वो शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्टेड में इंक्लूड कर दिया गया है, बट फॉर नाउ बिफोर दैट पीरियड इट हैज टू बी अंडर नॉन टैक्सेबल सप्लाई। चलिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहां दिखेगी सर, मैंने वही बोला जिसमें लेविएबिलिटी ना हो सके, तो सर मैं ये कह सकता हूं कि जीएसटीआर 1 में वो कॉलम 4 में ही दिखेगी टेबल नंबर 8 के। सिमिलरली 3B में वो 3.1 के ई में दिखेगी, और सिमिलरली सर ध्यान से देखेंगे वही सप्लाई अगर ऐसी होती तो उसको मेरे को इनवर्ड अगर मैंने किया होता तो टेबल नंबर 5 के अंदर नॉन जीएसटी में दिखाना पड़ता। सिमिलरली 9 के अंदर मेरे को उसको नॉन जीएसटी में दिखाना पड़ता और 9C के अंदर 7B में दिखाना पड़ता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म पे आते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है, जो या तो निल रेटेड ऑफ टैक्स में हो या उसको एक्सप्रेसिवली होली एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो, एंड इट इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सर मैंने अभी आपसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई डिस्कस किया है सर, अब आप ध्यान से समझिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई एक बड़ा एम्बिट है, उसके अंदर नॉन जीएसटी भी आता है, और एग्जेम्प्ट उससे भी बड़ा टर्म है, उसके अंदर निल भी आता है और नॉन टैक्सेबल भी आता है। सर यानी कि मैं आपसे बोल सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, जो निल रेट है वो आगे डिस्कस करूंगा, नॉन टैक्सेबल हो चुका है, तो एक्सप्रेसिवली एग्जेम्प्ट कौन सी हुई, जो सेक्शन 11 के अंदर बाय नोटिफिकेशन हुई। आप स्क्रीन पे मल्टीपल नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम रिलीज की, और इन सप्लाईज को ना की गुड्स सर, सर्विसेज को भी एग्जेम्प्ट किया, गुड्स को भी किया, दोनों के लिए लिस्ट ऑफ वेरियस नोटिफिकेशंस आप सबके पास स्क्रीन पर है। सर ये जो डॉक्यूमेंट में शेयर कर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, दैट विल बी अवेलेबल इन द वीडियो लिंक बिलो। सर आप यहीं जाके डाउनलोड कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, so that you can have a after effect reading also, रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए कमिंग बैक सर, एग्जेम्प्ट सप्लाई डिस्क्लोज कैसी होगी सर, जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल नंबर 8 में एग्जेम्प्ट सप्लाई के ब्रैकेट में उसको इसलिए लिखना पड़ा कि अदर देन निल रेट और नॉन जीएसटी, क्योंकि उसको पता था सर कि एग्जेम्प्ट में उसने दोनों डाल दी है, निल भी और नॉन टैक्सेबल भी, यानी कि नॉन जीएसटी भी, तो उसने निल रेट के लिए अलग कॉलम नंबर 2 और नॉन जीएसटी के लिए एक्सप्रेसिव कॉलम नंबर 4 जब आपको दे दिया था, तो उसने कहा कि भाई कॉलम नंबर 3 में सिर्फ एग्जेम्प्ट डलेगी अदर देन निल या नॉन जीएसटी, यानी कि exempt is a biggest wider term including non GST also and nil rated also. Sir even मैं कहूँगा non taxable includes non GST also and any kind of non jurisdictional supply might be included in that also. Sir 3B के अंदर similarly मैं आपसे बोलूंगा, वहां पर 3B के अंदर 3.1 के सेल नंबर C में क्या लिखा गया है, आउटवर्ड सप्लाई निल रेटेड कॉमा एग्जेम्प्टेड। सर क्यों, क्योंकि नॉन जीएसटी के लिए उसने ई में अलग से सेल दे रखा है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने इनवर्ट सप्लाई करी तो टेबल नंबर 5 में उसका रिक्विजिट डिस्क्लोजर कर दिया है। सर 9 में कहा जाता है सर, एनुअल रिटर्न के अंदर। सर 5 के कॉलम नंबर डी के अंदर, सेल नंबर डी के अंदर, टेबल नंबर डी के अंदर जाता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। सर 9C में कहा जाता है सर, 7B में, जहां मैंने बोला था आपको रिकंसिलिएशन की ड्यूरेशन के टाइम पे एक टर्म आती है एग्जेम्प्ट निल रेट नॉन जीएसटी नो सप्लाई, वहां पर इसको मेंशन कर दिया जाता है। अब एक आप सबके सामने इंपॉर्टेंट चीज रख रहा हूं सर, मैं क्या रख रहा हूं, मैंने कहा भाई अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो तो भी आपको उसको एचएसएन समरी में देना है। ध्यान से आगे एक और चीज देखिए सर, थ्रू आउट माई डिस्कशन व्हेन आई रीच अप टू जीरो रेटेड सप्लाईज, मैं वहां पर भी इस चीज को लूंगा सर। जीरो रेटेड सप्लाई में अगर आप कोई एग्जाम चीज को एक्सपोर्ट करते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, लेट अस डिस्कस इट इन जीरो रेटेड सप्लाई सर, दैट इज द पोर्शन आई हैव केप्ट इन होल्ड फॉर डिस्कशन इन जीरो रेटेड। चौथे किस्म की सप्लाई अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है सर, वो है निल रेटेड सप्लाई। अभी तक मैंने आपसे कौन सी डिस्कस कर ली सर, नॉन जीएसटी, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट। अब क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, निल रेट। एग्जेम्प्ट में कौन सी इंक्लूड है, निल रेट भी इंक्लूड है, सेक्शन 11 में नोटिफाइड भी इंक्लूड है सर, मैंने आपसे बोला नॉन जीएसटी भी इंक्लूड है, नॉन टैक्सेबल भी इंक्लूड है। तो अब आते हैं निल रेट के ऊपर सर। निल रेटेड सप्लाई इज नोवेयर डिफाइंड इन जीएसटी लॉ। निल रेटेड सप्लाई कौन सी होती है, जिसको जीएसटी टैरिफ नोटिफिकेशन निल रेट कैरी कर रहा हो सर अपने साथ। मैं कहता हूं सर अनब्रांडेड दालें हो गई सर, मैंने आपसे बोला दूध हो गया सर, इन सब के आगे निल रेट लिखा है। आप ध्यान से देख रहे हैं आपके पास सर नोटिफिकेशंस वेरियस टाइम टू टाइम इशू होती हैं सर, जहां पर भी सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट सेटा के अंदर
टैरिफ रेट के आगे आपका नोटिफाइड रेट निल है सर, उसको निल रेटेड बोला गया है। सर प्रीवियस अगर जीएसटी रेजिम से पहले की बात करूं तो निल रेट क्या होता था सर? निल रेटेड के अंदर सर क्या होता था, अगर आपके सेटा के अंदर किसी चीज के आगे रेट नहीं लिखा या रेट लिखा निल है या कंफ्यूजन आता था उसके अंदर कि लिखा ही नहीं है कहाँ है, तो उसको निल मान लिया जाता था सर। चलिए जीएसटी में मुझे साफ दिख रहा है कि सर निल रेट वैसे तो कहीं डिफाइंड नहीं है, बट हाँ बाय टैरिफ नोटिफिकेशंस अगर उसके आगे निल रेट लिखा है तो उसको निल रेट में डालना पड़ेगा। चलिए इसके डिस्क्लोजर्स के लिए उसने सेपरेट सेल दे रखा है सर, जीएसटीआर 1 में उसने टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर 2 में सेपरेट सेल दिया है सर, उसने एग्जेम्प्ट के अंदर से उसको एक्सक्लूड किया है, ठीक है। 3B के अंदर लेकिन उसने क्या किया, जहां पर आप एग्जेम्प्ट डाल रहे थे उसी के अंदर इंक्लूड करने के लिए बोला है। हाउएवर 3B में जब आप इनवर्ट सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर उसने एक्सप्रेसिव सेल टेबल नंबर 5 में आपको उसके लिए रिक्विजिटली दे दिया है। 9 के अंदर निल रेट का अलग सेल है सर, टेबल नंबर 5 के अंदर ई सेल। सर अब 9C के अंदर कहाँ है सर? 9C के अंदर तो मैंने बताया ना सर, रिकंसिलिएशन में एक ही सेल है, टेबल नंबर 7B। अब यहाँ पर मेरी चर्चा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्व करेगी सर। क्या सर? आपके लिए 17, 18, 18, 19 की जब एनुअल रिटर्न की बात की जाती है तो उसने कहा यार ये इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप क्या करो, निल रेट हो या नॉन जीएसटी हो या एग्जेम्प्ट हो, इन सबको मिलाकर एग्जेम्प्ट रो में आप दिखा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है सर। इट इज अ चॉइस, नोवेयर कंपल्शन। चलिए 5वें किस्म की टर्म आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है सर। अभी तक मैं कौन सी डिस्कस कर चुका हूं सर? मैंने आपसे डिस्कस करा नॉन जीएसटी, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड और निल रेटेड। अब आ रही है नेगेटिव लिस्टेड। सर नेगेटिव लिस्टेड क्या होती है सर? नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई होती है शेड्यूल 3 की सप्लाई जिसको सप्लाई ही नहीं माना जाता। सर यहाँ पर क्या बोला जाता है, शेड्यूल 3 सप्लाई की हेडिंग क्या कहती है? ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज और इवेंट्स व्हिच आर नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि अगर आपको लग भी रहा हो आपके दिल से, दिलो जान से कि भाई ये सप्लाई हो सकती है, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सप्लाई की एम्बिट से। सर सब एग्जांपल क्या होता है सर? एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ हिज रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस दी, दैट इज इंक्लूडेड इन द नेगेटिव लिस्टेड शेड्यूल 3 सप्लाई। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है सर? मैंने आपसे बोला लास्ट पैराग्राफ में आप देख पा रहे होंगे नॉन जीएसटी सप्लाई क्या होती है और नॉन ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ शेड्यूल 3 सप्लाई में फर्क क्या होता है सर? नॉन जीएसटी में वो लेवेबिलिटी क्रिएट नहीं होती, हाउएवर यहाँ पर तो वो सप्लाई ही नहीं होती। तो ध्यान से देखेंगे अब जीएसटीआर 1 में इसका कोई टेबल नहीं है, हाउएवर 3B में नहीं है। बट जब मैं 9 और 9C पे आता हूँ सर, यहाँ पर उसने एक हमारी चर्चा को थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया। 9 और 9C के अंदर उसने एक टर्म दे दी सर, इंक्लूडिंग नो सप्लाई। इसी नो सप्लाई के अंदर सर मेरे को शेड्यूल 3 की सप्लाई मेंशन करने के लिए बोला गया। सर अब आप कहते हैं ये कहां से पता चल रहा है? क्यों सर? नेगेटिव लिस्टेड को ही नो सप्लाई बोला गया है। ध्यान से देखिए सर, मेरे पास एक 3 जुलाई 2019 को एक प्रेस रिलीज आया था, उसके पॉइंट में मेंशन था क्लियरली कि फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड सप्लाई ऑफ लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, एविएशन ट्यूब, जो 5 मैंने पेट्रोकेमिकल डिस्कस करे, और लास्ट में क्या लिखा है? ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सर। यानी कि नो सप्लाई के अंदर इस शेड्यूल 3 सप्लाई को इंक्लूड करने की बात की है। अभी मैंने आपसे क्या बोला सर? सिक्स्थ टर्म कौन सी आ रही है आपके पास? शेड्यूल 3 सप्लाई के बाद नो सप्लाई। सर नो सप्लाई भी वही है शेड्यूल 3 की सप्लाई, इट इज अ इंटरचेंजेबल टर्म फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रिपोर्टिंग। सर अगेन 9 और 9C के अंदर इसको रिपोर्ट किया जाएगा इन दी नॉन जीएसटी बिकॉज उसके ब्रैकेट में नो सप्लाई लिखा है। हाउएवर 3B और 1 में इसका कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं है। कमिंग टू माय सेवेंथ इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है सर? which is including export of goods or service or supply of goods or service to an SEZ। सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या घूम रहा है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर व्हेन क्या एक्सपोर्ट की डेफिनेशन होती है? व्हेन गुड्स मूव आउट ऑफ इंडिया, उसका फिजिकल मूवमेंट हो गया बाहर, ये गुड्स के लिए हो गया सर। एक्सपोर्ट्स को जो मैं कहता हूँ लोग कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई है। मैं भी जब लास्ट स्लाइड डिस्कस करूंगा आपके साथ वहां पर थोड़ा सा आपको कंक्लूसिवनेस भी दूंगा इसके अंदर कि कैसे आपको अपने लॉ को फ्रेमिंग को समझना है। ध्यान से देखिए सर, मैंने आपसे क्या बोला? 16(2) जो मैंने होल्ड पे किया था एक पोर्शन, मैंने कहा अगर आप एग्जेम्प्ट चीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, even then it is treated as an export and hence you can claim the input tax credit against that exempt supply as a refund। चलिए अब आप कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई को सर डिस्क्लोज कहां करते हैं सर?
जीरो रेटेड सप्लाई के लिए जीएसटीआर 1 में एक एक्सप्रेसिव सेल टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 6। सर 6 के अंदर आप जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडिंग डीम्ड एक्सपोर्ट्स भी लिखते हैं। 3B के अंदर सर कहाँ लिखता हूं मैं सर? 3.1 के बी सेल में इसको मैं मेंशन कर देता हूं। चलिए सर जीएसटीआर 9 में कहाँ दिखता है? सर जीएसटीआर 9 में आपके दो किस्म के एक्सपोर्ट हो सकते हैं, या तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको टेबल नंबर 4 के सी और डी में उसको दिखाना होता है। हाउएवर अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो आपको टेबल नंबर 5 के ए और बी में उसको डिस्क्लोज करना होता है। कमिंग टू जीएसटीआर 9C सर, अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर 5A टर्नओवर ओनली। हाउएवर अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया तो व्हाइल मेकिंग द रिकंसिलिएशन आपको उसको टेबल नंबर 7C में डिस्क्लोज करना होगा। एवरीथिंग आई बिलीव इज ऑन योर स्क्रीन, आप उसको फिजिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं विजुअली यहाँ पर देखते हुए। चलिए अब एक खतरनाक टर्म सर आपके सामने आती है 0% सप्लाई। ये तो मैंने कहीं पढ़ी ही नहीं सर आज तक। 0% सप्लाई क्या होता है सर? देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी टर्म और डेफिनेशन ऑफ 0% सप्लाई। हाउएवर जब मैं जीएसटीआर 1 एक बार पोर्टल पे खोल के देखता था तो सर वहां पे 0% लिखा हुआ आ रहा होता था। सर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसी सप्लाई आ जाए जिसका रेट 0% हो। सर आप कह रहे हो निल और जीरो में क्या फर्क है? सर निल का मतलब ये कहना चाहता हूं मैं उसका रेट अभी देना नहीं चाहता, बट 0% में कह रहा हूं उसका रेट में 0% देना चाहता हूं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अभी हम लास्ट स्लाइड में एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमिंग टू माय सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। सर डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होते हैं? सर डीम्ड एक्सपोर्ट इज नॉट जीरो रेटेड सप्लाई, रादर इट इज अ सेपरेट टर्म गिवन इन जीएसटी लॉ। सर डीम्ड एक्सपोर्ट कहां डिफाइंड है? जीएसटी लॉ में 2 सबसेक्शन 39 में और सेक्शन 147 से पावर लेते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 में डीम्ड एक्सपोर्ट्स को आपके लिए नोटिफाई किया था। डीम्ड एक्सपोर्ट्स की आपकी नोटिफाइड लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। सर यहाँ पर ये कहता है आपने सपोजिंगली आपने ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को कोई सप्लाई करी, दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स। कमिंग ध्यान से समझेंगे सर, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल। जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट सेम नहीं है, अलग टर्मिनोलॉजी मेंशन्ड है। इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अगर आप देखते हैं स्क्रीन पर तो ये लिखा हुआ है जीएसटीआर 1 में आपका टेबल नंबर 6 के अंदर 6C आपका एक स्पेसिफाइड सेल है जहां पर इसको मेंशन करना होता है। However, when I come to GSTR 3B, there is no separate table, so I have to club it in 3.1A only, and hence it forms part of your normal taxable supplies, जहां पर outward taxable supply को mention किया जाता है। 9 के अंदर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट का एक एक्सप्रेसिव सेल लिखा हुआ है, आप उसको टेबल नंबर 4E में मेंशन कर सकते हैं। और 9C के अंदर अगेन कोई एक्सप्रेसिव सेल नहीं लिखा उसका, तो आपको उसको 5A का ही पोर्शन बनाना पड़ेगा। कमिंग टू माय लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज द मर्चेंट एक्सपोर्ट। सर मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है? जिसमें 0.1% का रेट लगता है। ये वाइड नोटिफिकेशन 40/2017 41/2017 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स में आपके लिए मेंशन किया गया है। This benefit is again I am saying optional. सर ध्यान से देखिए, मर्चेंट एक्सपोर्टर विल बी एलिजिबल टू टेक द क्रेडिट आइदर पेड बाय हिम, सर या उसने जो उसने अवेल किया उसके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है। ध्यान से आगे आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको क्या लिखा है, द रजिस्टर। आप देखिए क्या होता है, द सच गुड्स बाय एन एक्सपोर्टर हैज टू बी एक्सपोर्टेड विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस। लास्ट पैराग्राफ एक बार स्क्रीन पे देखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू द रिड्यूस्ड रेट if he fails to make the export of goods within 90 days from the date of issue of that invoice। चलिए मर्चेंट एक्सपोर्टर को सर कहाँ पे दिखाना होता है सर? मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात करता हूँ सर, ध्यान से देखिए, मैंने एक मर्चेंट एक्सपोर्टर बाहर कर दिया, दैट इज नॉर्मल एक्सपोर्ट्स। मैं बात कर रहा हूँ उसकी जिसको मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह, मैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर को सामान भेज रहा हूँ, यानी कि मेरी आउटपुट सप्लाई 0.1% वाली है, तो उसको मुझे कहाँ दिखाना है सर? देयर इज नो सेपरेट टेबल इन जीएसटीआर 1 फॉर सच थिंग, तो मेरे को उसमें 4A में ही उसको दिखाना पड़ता है सर। उसमें 0.1% रेट में सिलेक्ट कर लेता। 3B के अंदर सर मुझे उसको अपनी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई का ही पोर्शन बनाना पड़ता है। चलिए 9 में कहाँ आएगा सर? अगेन इट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर नॉर्मल B2B सप्लाई अंडर 4B, एंड 9C में अगेन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर 5A, यहाँ पर आपकी जहाँ पे टर्नओवर मेंशन होती है। कमिंग टू द स्क्रीन नाउ, द वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन विच इज राइट नाउ अवेलेबल। आप देखिए क्या लिखा है सर, मेरी नॉन जीएसटी सप्लाई नॉन टैक्सेबल 10 टर्मिनोलॉजी। इसमें सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि क्या सेक्शन 7 सप्लाई क्रॉस होता है या नहीं होता, फिर मैं सेक्शन 9 लेविबिलिटी की बात करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ क्या उसका रेट नोटिफाइड है, क्या उसका इनपुट टैक्स रेट मिलेगा, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का पोर्शन बनेगा या नहीं बनेगा।
सर ध्यान से देखिए, नॉन जीएसटी सप्लाई मेरी सेक्शन 7 सप्लाई तो होती है सर, लेकिन उस पर लेविबिलिटी 9 में क्रिएट नहीं होती, उस पर रेट नोटिफाइड नहीं होता, तो इनपुट टैक्स रेट पे बात नहीं बनती। अभी एग्रीगेट टर्नओवर में बात करता हूँ, क्यों उसको पोर्शन बनाया गया सर, क्यों? क्योंकि नॉन टैक्सेबल का वो एक नॉन जीएसटी हिस्सा होता है, एग्जेम्प्टेड का हिस्सा नॉन टैक्सेबल होता है, और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा एग्जेम्प्टेड भी होता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के नॉन जीएसटी को भी इंक्लूड कर लिया गया। नॉन टैक्सेबल क्या होता है? मैंने कहा जो नॉन जुरिस्डिक्शनल हो गया, लेट अस सपोज, तो उस केस में क्या बोला मैंने सर, सेक्शन 7 सप्लाई होता है, लेकिन सेक्शन 9 क्यों? क्योंकि लेविबल नहीं हो सकता, तो लेविबिलिटी नहीं होती। रेट, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये नॉन जुरिस्डिक्शनल ना होती तो इस पे रेट तो होता ना भाई, तो सर फिर तो मैं कहता हूँ तब लेविबिलिटी होती तो रेट होता। तो सम माइट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस, तो कोई बात नहीं। नॉन जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाई मेरा रेट नोटिफाइड मैं मान के चल रहा हूँ, फॉर नॉन लेविबिलिटी उस पर्पस के लिए नहीं है, तो उसका इनपुट टैक्स रेट नहीं है। हाउएवर इट इज अगेन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। नील रेटेड सप्लाई पे आऊंगा, उससे पहले एग्जेम्प्टेड एक में डिस्कस कर लूं सर, ये तीनों रिलेटेड है चारों टर्म्स। एग्जेम्प्टेड मेरा सेक्शन 7 सप्लाई तो होता है सर, अगेन इस पे लेविबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ सब्जेक्टिवली, जब तक आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, लाइक मैं कहूं अगर आपने 999 रुपए का कमरा किया तो आपका कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं होगा, एग्जेम्प्ट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही एक रेट क्रॉस हो जाएगा इस पे टैक्स आ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ सर, एग्जेम्प्टेड इज सब्जेक्टिव टू कंडीशन सर, जब तक एग्जेम्पशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट इज नॉट लेविएबल। हाउएवर मैं कह सकता हूं कि इस पे रेट होता है सर, जैसे ही सब्जेक्टिवली कंडीशन खत्म होती है उस पे रेट वापस एक्टिव हो जाता है। अगेन आईटीसी इस पे नहीं मिलता, तो क्यों? क्योंकि लेविबिलिटी नहीं है, आईटीसी नहीं है, तो एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा इसको बनाया जाता है। क्यों? मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इसको क्लियरली विजिबली देखा था। सिमिलरली निल रेटेड में क्या होता है सर, वो सेक्शन 7 तो क्रॉस करता है सर, सेक्शन 9 लेविबिलिटी भी क्रिएट करता है मेरे हिसाब से सर, लेकिन सर क्या होता है इस पर रेट आगे क्या होता है, मैं निल दे देता हूं तो अल्टीमेटली कंडीशन ब्रेक हो जाती है सर। तो क्या होता है, निल रेटेड के अंदर रेट तो है लेकिन निल है, निल है ही नहीं, रेट ही नहीं लिखा मैंने उसके आगे, तो मैंने आईटीसी उसका खत्म कर दिया सर, लेकिन उसको एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनाया गया है। अब आता हूँ शेड्यूल 3 सप्लाई के ऊपर, नेगेटिव लिस्टेड और नो सप्लाई सर दोनों सेम है, बिल्कुल इंटरचेंजेबल है। तो ये सर सप्लाई नहीं माना जाता, जब सप्लाई नहीं माना जाता तो लेविबिलिटी नहीं, रेट की बात नहीं, और सर एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कमिंग टू माय एक्सपोर्ट्स सर, जीरो रेटेड सप्लाई जो आप लोग कहते हैं और एसीजेड भी इसमें इंक्लूडिंग होता है सर, ये सेक्शन 7 सप्लाई भी होता है, इस पे लेविबिलिटी भी होती है, इसका रेट जीरो कर दिया जाता है, इट इज जीरो रेटेड सर। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ 0% होते ही इसका रेट जीरो रेटेड माना गया सर, इसको निल रेटेड नहीं माना गया सर, ध्यान से तभी देखिए फर्क क्या हुआ, जीरो रेटेड मानते ही इसको 0% बोला गया, और साथ ही में सर इस पे आईटीसी आपको अवेलेबल होता है, तभी सर एक तरह से एक मशीनरी बन जाती है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, और आपको इसका रिफंड एलिजिबल होता है सर। यस, योर जीरो रेटेड सप्लाई फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। कमिंग टू माय नेक्स्ट टर्म, दैट इज द थर्ड लास्ट टर्म राइट नाउ, द 0% टर्म सर। 0% अगर जिंदगी में कभी नोटिफाई हुआ तो सर यस मैं कहूंगा वो सप्लाई भी होती है, लेवी भी होता है, रेट भी होता है, इनपुट टैक्स रेट भी होगा, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा भी बनाया जाएगा सर। डीम्ड एक्सपोर्ट्स जो मैंने आपसे जैसे पढ़ाया था सर, जो सपोजिंगली 100% ईओयू की बात करती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सर, ये सप्लाई होता है, सेक्शन 7 होता है सर। क्या लेविबिलिटी होता है? यस होता है सर। रेट इस पे नोटिफाइड होता है सर। क्या इसका आईटीसी मिलता है? यस मिलता है सर। आगे देखिए सर, इसका रिफंड क्लेम होता है सर, हो सकता है, होता है रिफंड सर। एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनता है, हाँ सर एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा बनता है सर। मर्चेंट एक्सपोर्ट पे आता हूँ लास्ट टर्म पे सर, ये मर्चेंट एक्सपोर्ट मैं मान के चल रहा हूँ, मैं 0.1% वाली आउटपुट सप्लाई की बात कर रहा हूँ। क्या ये सेक्शन 7 सप्लाई है सर? हाँ है, बिल्कुल है सर। सेक्शन 9 लेविबिलिटी है? हाँ है सर। सर इसका रेट है? यस 0.1% का रेट है, तभी तो सर मैं कह रहा हूँ इसका आईटीसी मिल जाएगा और इन्वर्टेड की तरह आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। लास्ट क्या होता है, ये एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है सर, एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा ये बन जाएगा। चलिए सर अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगेन सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगेन मैं सर जो मान के चलता हूं, मैं कहता हूं सर, नॉलेज शेयर इज इक्वल टू नॉलेज स्क्वायर सर। आप प्लीज लोगों को स्प्रेड करिए, नॉलेज शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। मिलेंगे सर एक बार दोबारा एक नए वीडियो, एक नए चर्चा के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।